चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का 1 नंबर प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो भी संख्या दिया है उसका क्या ज्ञात करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके उसका गुणनफल लिखना है। तो पहला संख्या है 140। ध्यान देते हैं, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने की 2 विधियां होती है, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। जबकि यहाँ पर दे दिया है गुणनखंड निकालना है तो गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। 2 से लगाएंगे, 70 दूना 140, 35 दूना 70, 5 7 35, 7 एकम 7, यानी 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी कि 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। यानी 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब बनाते हैं हम लोग बी नंबर 156 का। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 156 को पहले यहां पर लिख देंगे। 156 बराबर, देखिए किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालना हो तो करते क्या है, उस संख्या में पहले 2 से लगाते हैं। पहले 2 से, फिर 2 से नहीं लगे तो फिर 3 से, 3 से नहीं लगने पर 4 से, 4 से नहीं लगने पर 5 से, 7 से, ऐसे करके संख्या को बढ़ाते जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से लगा है कि नहीं। 2 से लगाइए, और गुणनखंड लगाने के लिए उसका विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। 2 का विभाज्यता का नियम क्या है, जिस संख्या के इकाई अंग में 0 2 4 6 और 8 हो, वे संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो इसमें 2 से लग जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14, इसमें 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 13 तिहाई 39, 13 एकम 13, यानी कि 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुना 13, यानी 2 के पावर 2 गुने 3 गुना 13, ये निकला 156 का अभाज्य गुणनखंड। यानी कि इस प्रकार से हम सभी क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके उसके गुणनफल को लिख सकते हैं। जैसे कि 140 का गुणनफल क्या हो गया, 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। 156 का गुणनखंड क्या निकला, ये गुणनखंड निकला, इसका गुणनफल क्या हो गया, 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, तीसरा जो प्रश्न है 3825, 3825, इसका निकालते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। अब इस संख्या के इकाई अंग में 5 है, ध्यान दीजिए, ये तो 2 से नहीं लगेगा। अब देखते हैं 3 से लगे कि नहीं। तो 3 का अभाज्य विभाजक नियम क्या है, उस संख्या को जोड़ के देखिए। सभी संख्या को जोड़ते हैं और जोड़ने पर संख्या 3 से भाग लग जाए तो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होती है। जोड़ते हैं, 8 10 5 15 3 18, 18 में 3 से भाग लग जाएगा, एकदम लग जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग लगाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें आ गया 2, यानी हो गया 22, 3 7 21, इसमें आ गया 1, 15, 3 5 15। अभी संख्या में 5 से 3 से भाग लगा के देखेंगे, 7 5 12, 14 1 15, 3 से लग जाएगा। 5 4 3 12, 2 2 दूनी 2 3 दूनी 6, इसमें आ गया 3 5 15, 4 2 6 5 11, 11 में 3 से भाग नहीं लगेगा। अब लगेंगे 5 से, 5 8 40, 5 5 25। अब लगेंगे फिर 5 से, 17 5 85, 17 एकम 17, 3825 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यानी 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुना 17, यानी कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, इस प्रकार से 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसके गुणनफल को किस प्रकार लिखेंगे, 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुना 17।
आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हो, और समझ में आ गया है तो डी नंबर यानी 5 और ई नंबर यानी 7429 इसको आप लोग बनाएंगे और इसके आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर प्रश्न। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। क्या करना है, जो भी पूर्णांक दिया हुआ है उनका एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है, और इसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। तो पहली संख्या है, देखिए 26 और 91 का निकालते हैं 1 नंबर हल प्रश्न से। पहली संख्या बराबर 26, पहली संख्या 26 तथा दूसरी संख्या बराबर 91। पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या कितनी है 91। अब क्या कहते हैं 26 के निकालते हैं, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 91 के निकालते हैं 13 7 91, 13 कम 13। कारण क्या है इसमें 7 लगाने का, क्योंकि इसमें 2 से नहीं लगेगा, ना 2 से लगेगा, ना 3 से लगेगा, नहीं 5 से लगेगा, इसलिए इसमें कितना से लगाएंगे 7 से। 7 से लगाने में 13 आया, 13 में 13 से ही लगता है तो 13 कम 13। 26 में लगाए 2 से, 13 दूनी 26। अब जो 13 संख्या है इसमें किसी भी संख्या से नहीं लगने वाला है, इसलिए 13 कम 13। अब क्या करते हैं 26 बराबर 2 गुना 13, 91 बराबर 7 गुना 13। 13 13 कॉमन हो गया तो एचसीएफ कितना निकला 13। अब निकलते इसका एलसीएम, एचसीएफ निकल गया 13, एलसीएम कितना होगा तो लिख दीजिए 2, पहले लिख दीजिए 13, जो संख्या कॉमन है उसको लिख दीजिए। अब जो बच गया उसको लिखिए, तो क्या बच गया 2, उसके बाद 7, 13 गुना 2 गुना 7, 26, 26 182, यानी एलसीएम कितना आ गया 182, एचसीएफ आ गया 13। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर जांच कीजिए, जांच करना है ना, लिखिए जांच हेतु, जांच के लिए ए बराबर 26, बी बराबर 91, एचसीएफ बराबर 13, एलसीएम बराबर 182, ये दिया हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये सूत्र होता है ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ए का मान कितना है 26 गुना बी का मान 91, एचसीएफ का मान 13 और एलसीएम का मान 182। अब इसमें गुना करते हैं 26 में 91 से, 91 गुना 26, 6 कम 6, 9 6 54, 2 कम 2, 9 दूनी 18, 4 6, 23 66। 91 में 26 से गुना करेंगे तो कितना आया 23 66। 182 में 13 से गुना करेंगे, 182 गुना 13, 3 दूनी 6, 8 के 24 से 2, 3 कम 3 2 5, 2 कम 2, 8 कम 8, 1 कम 1 6। इसका भी कितना आया 2366, यानी कि ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम आया कि नहीं आया, दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या क्या है आपस में बराबर है। ये हो गया हम लोग का सत्यापित यानी कि प्रमाणित। इस प्रकार से हम लोग 510 का और 336 और 54 का निकाल सकते हैं। यानी जैसे हम 1 नंबर बनाया 26 और 91 का, पहली संख्या दूसरी संख्या लिख करके एचसीएफ निकाले, फिर एलसीएम निकाले, फिर ए का मान बी का मान एचसीएफ एलसीएम लिख दिए यहां से उठा करके, और फिर सूत्र बैठा दिए ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, फिर हमारा 23 66 23 दोनों तरफ बराबर आ गया। उसी प्रकार से 510 और 92 का निकाल लेंगे, 336 और 54 का निकाल लेंगे, और इस दोनों का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न। अब 3 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। निम्नलिखित विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और
एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्या कौन कौन सा है? 12, 15 और 21। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि इस तरह से निकालते हैं, और भाग विधि बोले तो तीनों के एक साथ निकालते हैं। 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। इसका 3 पचे 15, 5 एकम 5, 3 7 21, दूसरा नहीं लगेगा, 7 एकम 7। ये निकला 12 का 2 गुना 2 गुना 3, निकला 15 का 3 गुना 5, 21 का 3 गुना 7। अब जो संख्या दोनों में कॉमन है उसको लिखते हैं एचसीएफ में, जैसे 3 3 3। तो एचसीएफ का मान कितना निकला? 3। 3 3 कॉमन है ना, ये हो गया एचसीएफ। और एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ में क्या हो जाएगा? 3 गुना 2 गुना 2, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 7। जितना संख्या कॉमन है उसको लिख दीजिए एचसीएफ में, और एलसीएम में उसको पहले लिख दीजिए, और बाकी जो बच गया उस संख्या को उतार दीजिए, जैसा कि 2 2 5 और 7। अब इसको गुना करते हैं। 4 5 दूनी 10, 10 70, 7 दूनी 140, चौथी पहले 420। यानी एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420। इस प्रकार से पहली संख्या 12, 15 और 21 का निकल गया हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम। इसी प्रकार निकालते हैं 2 नंबर, 17 का, 23 का और 29 का। 17 में नहीं लेगा, 17 एकम 17। 23 का नहीं लेगा, 23 एकम 23। 29 में नहीं लेगा तो 29 एकम 29। यानी कि एचसीएफ निकालना है इसका, तो 17 गुना 1, 17 बराबर 17 गुना 1, 23 बराबर 23 गुना 1, 29 बराबर 29 गुना 1। अभी दोनों में कॉमन क्या है? कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रहा है, एक को छोड़ करके। दोनों में एक कॉमन है, तीनों में, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। एलसीएम ज्ञात करना है तो सभी संख्याओं को लिख दीजिए, 1 गुना 17 गुना 23 गुना 29। यानी कि 1 गुना 17 गुना 23 गुना 29। 17 में 23 से गुना करते हैं, 7 त्रिक 21 के एक हाथ में 2, 7 दूनी 14 2 16, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 9 3, 391। इसमें 29 से गुना करते हैं, 9 एकम 9, 9 9 81 के हाथ में 8, 9 त्रिक 27 और 8 35, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 के हाथ में 1, 3 6 1 7, 9 3 8 15 के हाथ में 1, 7 3 10 1 11, 11,339। यानी कि एचसीएफ निकला 1 और एलसीएम निकला 11,339। आशा करते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से 3 नंबर यानी कि 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग ज्ञात करके इसका आंसर कमेंट करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न दिया है, एचसीएफ 306 दिया हुआ है। एचसीएफ 306, 697 बराबर 9, यानी कि एचसीएफ कितना है? 9। हल प्रश्न से क्या दिया हुआ है? एचसीएफ 306, 697 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306, 697 ज्ञात करें। यानी कि पहली संख्या, हल प्रश्न से पहली संख्या बराबर 306 तथा दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या लिखिए, दूसरी संख्या बराबर 657 तथा एचसीएफ बराबर यानी कि मसा बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम यानी कि लॉसा बराबर क्या होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो करते क्या है? 306, 657 इस संख्या का हम लोग सूत्र रख देते हैं सिंपल, क्योंकि हम जानते हैं ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये सूत्र होता है। ए का मान कितना है? 306, बी का मान कितना है? 657, और एचसीएफ का मान कितना है? 9, एलसीएम का मान नहीं मालूम। अब ये जो संख्या गुना में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी एलसीएम बराबर
306 गुना 657 बटा 9, ये कटेगा 33 मरतबे, क्योंकि 9 तरीके 27, 9 चौका 36, 34 मरतबे, यानी एलसीएम बराबर 34 गुना 657 22,338, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 34 गुना 657, यानी कि 22,338, ये हो गया हम लोग का एलसीएम। तो इस प्रकार से ये चार संख्या यानी ए गुना बी गुना एच गुना एलसीएम, ये चारों में कोई 3 दिया हो तो हम लोग एक संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ए गुना बी दिया हो और ए गुना बी देता है ना कि संख्या दो संख्या गुणनफल इतना है और एचसीएफ एलसीएम इतना है तो एलसीएम ज्ञात करें। तो इस तरह से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी ये दोनों संख्या गुना करके दे देता है, दोनों में से किसी एक, हमको लगता क्या है कि एक ही को दिया हुआ है, नहीं, कभी कभी दोनों संख्या को गुना करके भी दे देता है और इधर से कोई एक देता है, तो इस प्रकार से भी हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कि चारों में से कोई 3 दिया हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई एक ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ एलसीएम कोई दिया हो ए गुना बी, तो इसमें से हम किसी एक को निकाल देंगे। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n जो है शून्य पर समाप्त हो सकती है। क्या बोला है 6 के पावर n, 6 के पावर क्या रखते हैं कि संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। क्या कीजिए हल, मान लीजिए माना कि प्राकृतिक संख्या बराबर x, प्राकृतिक संख्या बराबर x, पर में आप लोग 1.6 पढ़े होंगे, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या x को, किसी प्राकृतिक संख्या x को यदि शून्य पर समाप्त होना है, शून्य पर समाप्त होने के लिए किसी भी प्राकृतिक संख्या x को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या चाहिए, उसके होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n होना अनिवार्य है। यानी कोई प्राकृतिक संख्या हो यदि उसको शून्य पर समाप्त होना है तो उसकी अभाज्य गुणनखंड में क्या चाहिए, 2 के पावर कुछ भी यानी कि m और 5 के पावर कुछ भी यानी कि n, यानी कि 2 और 5 के टर्म का होना चाहिए। कोई भी प्राकृतिक संख्या हो उसको शून्य पर समाप्त होना है तो उसकी अभाज्य गुणनखंड में क्या चाहिए, 2 के पावर n गुने 5 के पावर n होना अनिवार्य है। क्योंकि 6 के पावर n बराबर 2 के पावर m गुने 3 के पावर n, यानी कि 2 तिहाई 6 आया। क्योंकि 6 के पावर n बराबर क्या आएगा, 2 गुना 3 देखेंगे। अतः 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अब इसमें क्या चाहिए था, 2 तो है ही, क्या चाहिए था 5n चाहिए, जबकि इसमें 5n मौजूद नहीं है। लिखेंगे तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के पावर n मौजूद नहीं है, जो कि होना चाहिए, जो कि अनिवार्य है। इसलिए 6 के पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। 6 के पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। समझ में आया? इस प्रकार से बहुत ही सिंपल, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी प्राकृतिक संख्या x को यदि शून्य पर समाप्त होना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या चाहिए, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n होना अनिवार्य है। अब 6 का गुणनखंड निकालेंगे, 6 का गुणनखंड क्या है, 2 तिहाई 6, इसमें 3 आ गया, एक अवांछनीय संख्या इसमें आ गया 3, जबकि जो नहीं होना चाहिए इसमें क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। तो इसमें 5 मौजूद नहीं है, ये लिख दिया था। 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के पावर n संख्या मौजूद नहीं है, जो कि अनिवार्य है, इसलिए 6 के पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो। समझ में आया? अब पढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न है,
व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 प्लस गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? फल प्रश्नानुसार दो संख्याएं दी हुई है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। दूसरा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? 13। इसमें 2 बार 13 है, 13 कॉमन कीजिए। 7 गुना 11 प्लस 13 के बदला में हटाइए, कॉमन हो गया तो 13 के बदला में 1। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? 5। 5 कॉमन कीजिए। 7 गुना 6 ये 5 के बदले में 1 रहेगा या नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। 4 3 2 गुना 1 और प्लस ये 5 के बदला में 1। अब क्या करते हैं? इस संख्या को गुना करते हैं। 13 गुना 11 7 77 और 1 78। या लिखिए 11 7 77 प्लस 1, इधर 5 गुना 2 कम 2 2 3 6 6 24। 24 में 6 से गुना और फिर 7 से गुना। 6 जगह 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 या 2 14। फिर 7 से गुना। 7 जगह 28 के 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14 या 2 16 के हाथ में 1, 7 कम 7 2 9। 7 जगह 28 के 8 हाथ में 2, 7 दूनी 14 2 16 के हाथ में 1, 7 कम 7 1 8 2 3 6 6 चौका 24 24 6 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 में 12 2 14 144। 144 में 7 से गुना। 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौका 28 और 2 30 के 0, 30 के 0 हाथ में 3, 7 कम 7 3 10 यानी 1008 प्लस 1। 13 गुने 77 1 78 5 गुने 1008 और 1 1009। ये आ गया कितना? 1014। क्या आ जाएगा? 5045। अब ये संख्या भाज्य संख्या है कि नहीं पूछ रहा है, और भाज्य संख्या क्यों है ये बताएंगे। ये संख्या एक संख्या का गुणनफल है क्या? ये संख्या है एक संख्या गुणनफल है क्या? नहीं, ये संख्याएं दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल है। यानी कि ये जो संख्या 5045 आया है एक संख्या से गुना करने पर आया है, नहीं, ये दो से अधिक संख्याओं गुना करने पर आया है, इसलिए संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। ये संख्या दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल है, अतः ये भाज्य संख्या है। समझ में आया? अब पढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार पथ है ये। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, मान के सोनिया से शुरू करती है और फिर यहीं आके पहुंचती है, इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट टाइम लगते हैं? 18 मिनट। सोनिया को 1 मिनट इस मैदान के चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। सोनिया के द्वारा लिया गया समय 18 मिनट तथा इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि कितने में टाइम लगता है? 12 मिनट। रवि कितने में टाइम लगता है? 12 मिनट तथा रवि द्वारा लिया गया समय बराबर 12 मिनट। यानी कि सोनिया को 18 मिनट टाइम लगते हैं और रवि को 12 मिनट समय लगते हैं, तो वे दोनों एक ही स्थान
और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक बिंदु मिलेंगे? तो उनके द्वारा पुनः प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में लिया गया समय बराबर। तो करेंगे क्या, ये दोनों संख्याओं का, इस दोनों संख्याओं का क्या निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। 9 दूना 18, 6 दूनी 12, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। पहले 2 से लगाएंगे इसलिए क्योंकि संख्या में 3 से लगने वाला 2 से ही लगाएंगे। किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं, लघुत्तम लगाना हो तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, नहीं लगने पर 3, और इस संख्या से नहीं लगता है तो 5, नहीं लगने पर 7। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और किसी भी संख्या से भाग लगाना है तो उसकी विभाज्यता के नियम के आधार पर हम लोग भाग लगाते हैं। जैसे कि 2 से लगा रहे हैं तो 2 से लगाने के लिए क्या करेंगे, विभाज्यता के नियम देखेंगे कि जिस संख्या की इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 है, वे संख्या क्या होती है, 2 से विभाज्य होती है। तो 18 के अंक में भी 8 है और 12 के अंक में 2 है, लेकिन 2 और 8 मिल रहा है ना, इसलिए इसमें कितना से लगाएंगे हम, 2 से। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, और इसमें 9 और 6 में तो 2 से लग जाएगा लेकिन 9 में नहीं लगेगा, यानी कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए, इसलिए इसमें नहीं लगकर 3 से लगाएंगे। अब 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, यानी कि एलसीएम बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2। एलसीएम कितना आ गया, 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, 18 दूनी 36 मिनट। अर्थात सोनिया और रवि अगर दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं तो ये 36 मिनट बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया हो। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।